साथियों, अगले वक्ता के क्रम में माननीय रामलगन माझी जी, प्रदेश प्रभारी पूर्णकालिक योजना, पश्चिम बंगाल से हैं और आपके बिहार के रहने वाले हैं, माझी कम्युनिटी से हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो डायस पर आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालन महोदय। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथिगण एवं हॉल में बैठे बिहार के 38 जिले से आए, अलग अलग ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव से आए क्रांतिकारी साथी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश में चुनाव चल रहा है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है और हमारे समाज के, बहुजन समाज को जो लीडर लोग हैं, जो राजनीतिक नेता लोग हैं, वो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मगर इस हॉल के अंदर जितने भी हमारे दूर दराज से आए हुए बैठे हुए लोग हैं, आप लोग ईवीएम के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर आप लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बहुजन समाज के नेताओं से 2 कदम आगे, ज्यादा नहीं तो 2 कदम आगे जाके आप लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ना आम बात है, चुनाव लड़ना आम बात है, मगर चुनाव आयोग के विरोध में लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हौसले की और जिगर की और हिम्मत की जरूरत है और ये हिम्मत और हौसला आप लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल निवासी बहुजन नायक आदरणीय बावन मेश्राम साहब का द्वारा ये जो हौसला, जो मजलूम लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबाए हुए लोग हैं, उन लोगों के अंदर इतनी हौसला ताकत निर्माण कर दिया गया है आदरणीय बावन मेश्राम साहब के द्वारा कि वो लोग आज चुनाव नहीं बल्कि चुनाव आयोग के विरोध में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है ये। और जो साधारण से साधारण हमारे जो समाज के लोग हैं, जो समाज के निचले पैदान पर जो लोग हैं, उनके द्वारा ये जानकारी आ रही है कि आप हमें ऑर्डर करो या ना करो, आप हमें निमंत्रण दो या ना दो, मगर हम अपने तरफ से मशीन को फोड़ेंगे। ऐसे जो गांव देहात में जो 70 साल, 80 साल, 90 साल के जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी इस बात को समझ में आ रही है कि सारा गड़बड़िया ईवीएम मशीन से हो रही है। इसलिए उनको ज्यादा ईवीएम के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे, मैं मगध का रहने वाला हूं, तो मगध में एक रिवाज है, शादी ब्याह में वो हांडी फोड़ने का रिवाज है। दूल्हा दुल्हन जो है हांडी फोड़ते हैं, दूल्हा जो उसके पीछे से जाता है, तो ये फोड़ने तोड़ने में तो हमारे लोग मास्टर लोग हैं, इसलिए उसको ज्यादा समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है। मशीन फोड़ने के लिए वो राजी हो रहे, तैयारी है, वो लोग रेडी है फोड़ने के लिए। मगर हम जो लोग यहां आए हुए हैं, तो हमारे जो समाज को जो नेता लोग हैं, वो लोग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो व्यवस्था आपको मान सम्मान स्वाभिमान नहीं दे रही है, जो व्यवस्था आपको साथ अत्याचार किया जा रहा, न्याय किया जा रहा, वो व्यवस्था को बदलने के लिए आप यहां पर आए हुए हैं। मगर हमारे बहुजन जो लीडर है, वो व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे बहुजनों को, नेताओं को आधार बना करके, उसको माध्यम बना करके, ब्राह्मण लोग हमारे समाज के नेताओं को माध्यम बना करके, ब्राह्मण अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे नेताओं को माध्यम बना करके, उसको आधार बना करके हम लोगों को
ऊपर ब्राह्मण अपना व्यवस्था बरकरार रखना चाहता है, थोपना चाहता है, चाहे वो सांस्कृतिक लेवल पर हो या राजनीतिक लेवल पर हो या धार्मिक लेवल पर हो या किसी भी एरिया से हो, वो सारे के सारे ब्राह्मणों का जो पॉलिसी है, जो उसकी नीति है, वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो आपके ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि आपको भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेव के द्वारा इतना जनजागरण कर दिया गया है कि आपको सही गलत का फर्क समझ में आता है। तो इसीलिए अभी नया डेवलप किया गया है, आपके नेताओं को वो लोग माध्यम बना करके आपके ऊपर थोपने का जो काम चल रहा है, ये अभियान शुरू हो गया है। अभी मैं बिहार से हूं, तो मैं बिहार के आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। 2020 के चुनाव में 2020 के चुनाव में माननीय जीतनराम मांझी मुसहर समुदाय से है, हमारे गया के रहने वाले, आप सभी लोग जानते हैं। 2020 के चुनाव से पहले हमने उससे मुलाकात किया सीएम हाउस में, यही पटना में। तो उन्होंने मुझे खास बात बताया था, जब मैंने उसको आंदोलन की बात समझाया तो उन्होंने एक बात मुझे बताया जो आज मैं अवसर मिला मुझे आपके सामने बात रखने के लिए, और हमारे प्रोफेसर बिलात खराज साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनके सामने ये बात मैं रख रहा हूं, उनकी अनुमति की वजह से मैं इधर रख रहा हूं। तो बहुत खास बात उन्होंने बताया था मुझे। वो बात क्या है? उन्होंने कहा था कि रामलगन जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य बात है, और हमसे भी हमारा पार्टी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, वो है नहीं मेरे पास में। तो मैं भी लगता हूं, मैं भी भगवान मेश्राम जी के तरह हम भी भारत भ्रमण करना चाहते हैं, और पार्टी से, राजनीतिक से मैं संन्यास लेना चाहता हूं। उन्होंने ये बात मुझे बताई। तो मैंने बोला, आपको 2014 में जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन गया में हुआ था, उसमें आपको निमंत्रण दिया गया था, मगर आप आए नहीं थे। तो उन्होंने कहा, मुझे बाद में समझ में आया, मगर हम भी अब मेश्राम साहब के तरह राजनीतिक से संन्यास लेकर के और हम भी भारत भ्रमण करना चाहते हैं। तो मैंने बोला, फिर समय क्यों देर कर रहे हो आप? तो उसने कहा कि हमारे बेटे का एक चांस मिल रहा है, थोड़ा मौका मिल रहा है, हमारे बेटों को चांस मिल रहा है, एक मौका मिल रहा है। वो मौका मिलने के बाद मेरे बेटों को चांस मिल जाएगा, फिर मैं विचार करूंगा, ऐसा मांझी जी ने मुझे कहा। तो मैंने मांझी जी को उधर मुंह पे ही उनको एक कहानी सुनाया। जब मांझी जी ने मुझे कहा कि मैं आपके आंदोलन में आने वाला हूं, मगर हमारे बेटा को चांस मिल रहा है, तो चांस मेरे बेटों को मिल जाए फिर मैं आपके साथ आने वाला हूं। तो मैंने मांझी जी को एक कहानी सुनाया कि मांझी जी, एक कहानी सुनाते हैं आपको कि एक मालिक के 2 गधे थे। एक मालिक के 2 गधे थे। मालिक किसी काम से पटना चला गया, तो गधे ने गधे में आपस में बात किया। क्या बात किया? मौका है, चलो भाग चलते हैं। मालिक पटना गया है, हम गधे हैं, मगर गधे की तरह काम करवाता है, तो इसलिए मौका है। मालिक पटना गया हुआ, शाम तक वापस आएगा, वो मौका है, भाग चलते हैं। एक गधे ने दूसरे गधे को कहा, तो गधे ने गधे को कहा, नहीं 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 नहीं, हम भाग नहीं सकते। तो गधे ने गधे को बोला कि तुम गधे के गधे रह जाओगे, और इतना अच्छा मौका मिला है भागने का, मालिक पटना गया हुआ है, आप कहते भागेंगे नहीं। तो गधे ने गधे को पूछा, आखिर तुम क्यों नहीं भागना चाहते हो? इतना अच्छा मौका मिला है, क्यों नहीं भागना चाहते हो? तो गधे ने गधे को समझाया और कहा, क्या कहा मालूम है? ध्यान सुनिए क्या बोला गधे ने। गधे ने गधे को कहा कि तुमने सुना नहीं कल मालिक ने गुस्से में क्या कहा? बोला नहीं, नहीं सुना मैंने। तो मालिक ने क्या कहा गुस्से में? तो मालिक ने गुस्से में अपने बेटी को कहा कि ओ बेटी, अगर तू इस बार भी फेल कर गई, पास नहीं की, तो तुम्हारी शादी किसी गधे से ही करवा दूंगा। इसीलिए मैं चांस में हमें भागने वाला नहीं हूं। और मानी जी को लगा, अब वो उसके पास कोई जवाब नहीं है,
फिर वो बोल रहा ठीक है मैं कुछ दिन के बाद मिलता हूं। चुनाव आ गया 20 का। जब 20 का चुनाव आ गया, आप लोगों को मालूम होगा, अखबार पढ़ते होंगे तो 2020 के चुनाव में बार्गेनिंग चल रही थी महागठबंधन में, मुकेश सहनी जी का और जीतनराम मांझी जी का 20 सीट लेंगे, 25 सीट लेंगे, 20 सीट लेंगे, 25 सीट लेंगे। मगर आरजेडी सुन ही नहीं रहा था, वो दे नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। तो बाद में क्या हुआ, एक गोपाल नाम का प्रभात खबर का उसका संपादक या कोई उसका एडिटर वगैरह है, उन्होंने मुझे फोन किया। और हमारा कार्यकर्ता हुआ करता था रोशन यादव मधेपुरा जिला का, उसको आधार बना करके प्रभात खबर जो अखबार है उसका एडिटर मुझे फोन किया गोपाल नाम का, और उसने बोला कि मांझी जी मेषराम साहब आपके पास में है। मैंने मिलो क्यों? बोलो जीतनराम मांझी जी लाइन पर है, मेषराम साहब से बात करना चाहते हैं। मैंने मेषराम साहब को मोबाइल दिया, मैंने बोला साहब वो मांझी जी लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। बात हुई, बात होने के बाद में वो साहब दिल्ली चले गए, मेषराम साहब दिल्ली चले गए। उनको आश्वासन दिया कि मैं अक्टूबर महीने में आ रहा हूं, हमारी मीटिंग है पटना में, उसमें आपसे मिल लूंगा। ये केवल बात हुई। और दूसरे दिन ही प्रभात खबर में एक खबर छप करके आई फ्रंट पेज पर। ये अखबार हमारे पास अभी भी रखा हुआ है। वो खबर क्या छपी प्रभात खबर में? फ्रंट पेज पर अखबार के पहले पन्ने पर खबर छपी हुई है कि जीतनराम मांझी जी की बात बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बावन मेश्राम से वार्ता हो गई। ये खबर प्रभात खबर में छप गई। दूसरे दिन खबर छपी। मुझे शाम को किसी कार्यकर्ता ने मुझे फोन करके बताया कि मांझी जी शाम को नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए चला गया। तो मैंने कहा तो कल ही मेरे मेश्राम साहब से बात हुई, आज अखबार में छप गया, वो नीतीश कुमार से किसी मिलने के लिए चला गया। मैंने रात को फोन किया मांझी जी को, आपने कल मेश्राम साहब से बात किया, आज नीतीश कुमार से मिलने के लिए चले गए शाम को, क्या मामला है ये? थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो गया, उसे क्लियर कीजिए। तो उन्होंने मुझे जानकारी दिया कि ये मेरा पर्सनल मामला था, निजी काम से मैं गया हुआ था। तो मैंने उनको कहा अगर निजी काम से गए हुए थे, मामला थोड़ा संदिग्ध हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, तो आप मीडिया में आकर के बयान दे दीजिए कि मेरा पर्सनल मामला था ये। उन्होंने बयान नहीं दिया। जब बयान नहीं दिया तो मुझे शंका हो गया कि हमारा मेश्राम साहब का नाम लेके प्रभात खबर में छापा और छाप करके अपना दुकान खाता खोलवा लिया, बीजेपी के द्वारा कंप्रोमाइज करवा लिया। बीजेपी ने प्राइवेट में नीतीश कुमार को कहा होगा मांझी जी को रोको, वो बामसेप की तरफ जा रहा है। मांझी जी ऐसे भी विदेशी बोल करके हीरो हो गए थे भारत भर में, आप लोगों को जानकारी होगी। तो ब्राह्मण लोगों ने सोचा होगा अगर बामसेप के साथ चला जाता है मांझी जी तो इसको और उधर घी मिलने का काम करेगा, तो और ज्यादा आग लग सकती है बिहार में। तो बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेशन किया होगा कि मांझी को कुछ लॉलीपॉप दिखाओ। तो उनको फिर रात को मीटिंग करवाया गया और 6 सीट पर दिया गया। जो आदमी 20 सीट की डिमांड कर रहा था, आरजेडी के साथ में बार्गेनिंग कर रहा था, वो सीट दे नहीं रहा था आरजेडी के लोगों ने। वो आदमी 6 सीट पर कैसे विश्वास कर लिया, कैसे मान लिया? ये भी संदेश वाली बात है, संदेह वाली बात है ये। इसलिए माना गया कि 6 सीट आपको देते हैं और 4 सीट आपको निकलवा देते हैं बीएम के द्वारा। 6 सीट आपको दे देते हैं, 4 सीट आपको निकलवा देते हैं। मुझे हम पार्टी जो मांझी जी का जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता ने मुझे बताया वो 4 सीट कैसे निकला। तो इस प्रकार से मैं एलानिया बोल सकता हूं, माइक पर बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं ये बोल सकता हूं जिस मांझी जी 2020 के चुनाव के पहले ये बोल रहे थे कि पार्टी चलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं संन्यास लेना चाहता हूं राजनीतिक से, वो आदमी के पास आज के तारीख में 4 एमएलए है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डंके के चोट पर कि मांझी जी का दाल रोटी बामसेप की वजह से चल रही है। अगर वो प्रभात खबर में नहीं छापता खबर को तो शायद उसको 4 सीट भी मिलने वाला नहीं था। इसलिए मैं डंके चोट बोल सकता हूं मांझी जी हमारी वजह से आपकी दाल रोटी चल रही है। अब वहीं पर आ रहे हैं। अब जब चल रही है उसका दाल जब शुरू हो गया तो शुरू होने के बाद में उसको मीडिया के द्वारा
ब्राह्मण लोगों ने, जो कि जानते हैं ब्राह्मण लोग बिहार में क्रांति की भूमि है, तो 3 लोगों को उठाया बिहार से। एक ओबीसी से उठाया नीतीश कुमार जी को। शेड्यूल कास्ट से 2 मेजर कास्ट है बिहार में, एक पासवान, दूसरा मुसहर। तो पासवान में चिराग पासवान को उठाया, जो खुद ही बोल दिया हम मोदी जी का हनुमान है, वो तो खुद ही स्वीकार कर लिया। और तीसरा उठाया जीतनराम मांझी जी को, मुसहर समुदाय से। अब उठाने के बाद में मांझी जी को टिकट दिया बीजेपी वालों ने। टिकट देने के पहले कहा आपको टिकट देंगे, मगर एक शर्त है। वो शर्त क्या है? आपको अयोध्या जाना होगा। आपको अयोध्या जाना होगा, क्यों? आपको शुद्धिकरण करवाना होगा। आप अछूतों में भी अछूत हो, केवल अछूत नहीं, अछूतों में भी अछूत हो आप। तो आपको अयोध्या ले जाकर के आपको उधर शुद्धिकरण करवाएंगे, उसके बाद आपको टिकट देंगे। आप लोगों पर देखिए फोटो, अयोध्या गए मांझी जी ने, और रामलला का मूर्ति वहां रखा हुआ है, तो मांझी जी यहीं से दर्शन किए हुए हैं, सामने भी जाने नहीं दिया। वहां रखा हुआ लल्ला का मूर्ति वहां रखा हुआ है, यहां से दर्शन करने दिया। और जब वहां से दर्शन करके जब आए मांझी जी, तो बनारस ही गए, और बनारस में जाकर के वहां भी दर्शन करवाए। दर्शन करवाने के बाद उनको टिकट मिला। और जब टिकट मिला तो मुझे खबरें सी आ रही है गया से कि मुसहरों की बस्ती में, मुसहरों की गांव में वो भूमियार ब्राह्मण लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग स्वच्छ हिंदू हो गए हो, अब आप लोग अछूत नहीं रहे हो, आप लोग शुद्ध हिंदू हो गए हो। और आपका नारा क्या होना चाहिए? जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो गया मुसहरों के अंदर में। यानी मुसहर का एक नेता को पकड़ा, उसको आधार बनाया, उसको हिंदू बनाया, और हिंदू बना करके सारे मुसहर को वोट लेकर के जय श्री राम का नारा लगा करके हिंदू बनाना अभियान शुरू किया। इसका मतलब है ब्राह्मणों के गुलाम बनाने का अभियान शुरू हो गया। अब ये जो ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का अभियान शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने सोचा पूरी कौम की बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक आदमी को टिकट दो, अब उसको हिंदू बना दो, बाकी ऑटोमेटिक सब हिंदू हो जाएगा। तो ये मांझी जी के द्वारा किया जा रहा है, चिराग पासवान जी के द्वारा किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी से पहले से किया जा रहा है, आप सबको मालूम है ये। तो ओबीसी का भी हो गया, शेड्यूल कास्ट में 2 लोग हो गए, दोनों को दोनों मिला करके ये हिंदू बनाने का मतलब है ब्राह्मण धर्म को थोपना। जो मांझी जी बामसेप की वजह से कह रहा था कि राम एक काल्पनिक आदमी है, रामायण काल्पनिक है, कल वही आदमी मांझी जी ने बयान दिया राम में मेरी आस्था है और राम ही मुझे विजय घोषित करवाएगा। ऐसा मांझी जी का बयान है। राम का विरोध नहीं कर रहा, कल तक बोला राम काल्पनिक है, आज टिकट मिलते ही बोल दिया राम हमारी आस्था है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरे चरित्र के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। एक 2 मुंह का, डबल मुंह का सांप होता कि नहीं होता है? 2 मुंह वाला सांप देखे आप लोग? तो मांझी जी को क्या कहा जाए? ये सांप के बाद जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मांझी जी को 2 मुंह सांप वाला, जो 2 मुंह का सांप है, वो 2 मुंह का सांप वाला उपाधि दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। चलो आज से मांझी जी का मैं मुसहर, मैं मांझी का, और खास बता दूं आपको, हमारे रिलेटिव में भी है वो सारे मुसहर को गधा बना सकता है, मगर मुझे गधा नहीं बना सकता वो। और आज के तारीख में हमारा कार्यक्रम गया में हो जाता है तो दोनों बाप बेटा का पसीना छूट जाता है, मालूम है इसको। तो इसीलिए आज से उसका नाम हो गया दुमुहवा सांप। मैं दे रहा हूं इसका नाम। और इतना डरा हुआ है, केवल नाम सुन करके इतना डरा हुआ है, अभी 2 दिन पहले, नॉमिनेशन का 2 दिन पहले मेरे घर पर आदमी भेजा
कि पता करो रामलगन मांझी गांव पर आया हुआ है नहीं आया हुआ है, पता करो उसको। क्यों नहीं पता चला? वो भी नॉमिनेशन करने वाला है, अगर कर दिया तो फिर पसीना छूटना तय है। तो साथियों, ये मेश्राम साहब जो जिंदगी, आप लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं ना समाज में, मेश्राम साहब ने क्या किया 40-45 साल से, ये करेज पैदा किया मेश्राम साहब ने, ये करेज पैदा किया, एक सामान्य आदमी को असमान बना दिया, इतना ताकत बना दिया कि आज हम लोग जो बोल रहे हैं बामसेब की दे नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई की पूरी शक्ति के साथ और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, केवल शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई आने वाले समय में हमारी विजय तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इतना ही बात बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मल्ल निवासी।